जी अस्सलाम वालेकुम। कैफोर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में एक तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम कंक्लूड करेंगे। कल हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया था और फिर इसके बाद जो पेमेंट वाला प्रोसेस है जिसे सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज भी कहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और साथ छोटा सा कंसेप्ट है रिकॉर्ड्स का, कि रिकॉर्ड किस चीज़ का रखना है, वो कोई इतना अहम कंसेप्ट नहीं है, वो डिस्कस करना है हमने। यानी जब चैप्टर स्टार्ट किया हमने तो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में दो ही अहम कंसेप्ट्स वो डिस्कस कर रहा है। पहला कंसेप्ट क्या डिस्कस कर रहा है कि चार्ज को आप जब लोन एक कंपनी लोन लेती है तो उसको रजिस्टर करने का प्रोसेस क्या है, जिसे हम कहते हैं चार्ज क्रिएट करने का प्रोसेस। क्योंकि लोन लिया, रजिस्टर करवाया, तो मतलब लोन के साथ जो उसकी सिक्योरिटी है उसकी भी तो रजिस्ट्रेशन हुई। तो इस चैप्टर के अंदर मेन कंसेप्ट दो हैं। नंबर वन, कंपनी ने लोन लिया, उसको कैसे रजिस्टर करवाना है। नंबर टू, उस लोन को फुल्ली या पार्शली रीपे किया, उसे कैसे रजिस्टर करवाना है। यही दो कंसेप्ट थे। हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ा जिसमें हमने देखा लोन की टाइप्स क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो हमें पता चला कि लोन की टाइप्स हो सकती हैं। बैंक से लोन ले सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, डायरेक्टर से लोन ले सकते हैं, शेयर होल्डर से। फिर हमने पढ़ा अच्छा अक्सर लोन जब लेते हैं तो उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई सिक्योरिटी देनी होती है। तो सिक्योरिटी की कितनी टाइप्स हो सकती हैं, हमें पता है सिक्योरिटी की तीन टाइप्स है, मॉर्टगेज, प्लेज, मॉर्टगेज और चार्ज। ठीक है, ये हमने स्टडी किया। फिर इसके बाद हमने ये सीखा कि इनमें फ़र्क क्या है, प्लेज में, मॉर्टगेज में और चार्ज में। और ये सीखा हमने कि पहले तो सिर्फ मॉर्टगेज और चार्ज रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता था, प्लेज नहीं। अब क्या है, पहले सिर्फ चार्ज, फिर मॉर्टगेज एंड चार्ज, लेकिन अब क्या है कि प्लेज, मॉर्टगेज और चार्ज, कंपनी किसी भी किस्म का लोन ले, बदले में कोई भी सिक्योरिटी दे, उसे रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। डन। अच्छा, शायद किसी क्वेश्चन में इस तरह है कि उसमें उसने लिखा हुआ है कि प्लेज ऑफ शेयर रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए वो पुरानी बात है। अब सिंपल रूल याद रखना है, हर तरह का प्लेज, मॉर्टगेज, चार्ज, अब सिर्फ प्रॉमिस जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, याद है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ये रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है। बाज़ औक़ात सिक्योरिटी के तौर पे हम ये चीज़ें भी दे देते हैं। सिक्योरिटी के तौर पे कोई डायरेक्टर प्रोमिसरी नोट दे सकता है बैंक को कि अगर कंपनी ने पेमेंट ना की तो मैं पेमेंट करूंगा। ये प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या ये जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड नहीं। बाकी प्लेज हो, मॉर्टगेज, चार्ज, ये आपने रजिस्टर करवाने हैं। और फिर उसने हमें कुछ लिस्ट दी थी 7-8 आइटम्स की, जिसमें लगभग हर एसेट कवर हो जाता था, हर एसेट लाइव किसी से भी रिलेटेड। तो वो लिस्ट याद कर लिया आपने। चलिए, इस लिस्ट को आपने ज्यादा गौर फिक्र नहीं करना, सिर्फ ये जहन में रखना है कि हर तरह का प्लेज, मॉर्टगेज, चार्ज आपने रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड है। डन जी, कोई इशू? कल हमने जो कुछ पढ़ा उसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं? प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, जाहिर है जो चार्ज का प्रोसीजर, वर्ड एक ही यूज कर रहा है चार्ज, लेकिन ये इक्वली अप्लाई होता है मॉर्टगेज या प्लेज पे। किसी भी सिक्योरिटी को रजिस्टर करवाने का प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसेस? स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, लोन लेने वाले की ड्यूटी है चार्ज रजिस्टर करवाना, के लोन देने वाले की? लेने वाले कंपनी की ड्यूटी है, लेकिन बैंक का राइट है। राइट का मतलब क्या है कि अगर कंपनी रजिस्टर नहीं करवाती तो फिर बैंक भी करवा सकता है, लेकिन पहली ड्यूटी किसकी है, कंपनी ने क्या करना है, कैसे रजिस्टर करवाना है। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, क्या करेंगे, बेसिक डिटेल प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में रजिस्ट्रार को जमा करवाएंगे, उसके साथ क्या लगाएंगे, कॉपी इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है, लोन एग्रीमेंट। और इसके अलावा वेरिफिकेशन जो कि एज रिक्वायर्ड बाय लॉ।
रजिस्ट्रेशन सब अहम चीज कितने अरसे में कंप्लीट करनी है, और रजिस्ट्रार जब रजिस्ट्रेशन कर देगा सर्टिफिकेट इशू करेगा जो कंक्लूसिव एविडेंस होगा इस बात का कि रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। डन। ये लाइन समझ आई आपको? इफ रजिस्ट्रेशन इज मेड लेट इट डज नॉट अफेक्ट राइट्स ऑलरेडी क्रिएटेड बिफोर। ये लाइन कितने स्टूडेंट को ये लाइन समझ आ गई है? कितनों को नहीं आई समझ? कितनों को समझ नहीं आई? भाई किसी को समझ नहीं आई इस बैच में, लेकिन ये हाथ नहीं उठा के बता रहे। ये भाई साथ वाले पूछ को समझ आ गई है? हाँ, ये इसका मतलब क्या सुन लें, थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। लोन की डेट, रजिस्ट्रेशन डेट। एक कंपनी ने दो बैंक से लोन लिए, मिजान बैंक, फैसल बैंक। मिजान बैंक से लोन लिया 1 मार्च को, फैसल बैंक से लोन लिया 10 मार्च को। फैसल बैंक का वकील जरा शातिर था, इसने कह करवा के कंपनी से बोला, ए कंपनी ड्यूटी तुम्हारी है लेकिन ऐसा करो, हमारा रोज का काम है, बहुत सी कंपनीज के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आप खर्चा पानी हमें दे देना, रजिस्ट्रेशन हम करवा लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो फैसल बैंक के वकील ने क्या किया, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा ली। 10 मार्च को रजिस्ट्रेशन हो गई थी। मिजान बैंक के मैनेजमेंट ने कंपनी से कहा, सर ड्यूटी तो आपकी है, हम जरा रेस्ट करते हैं, आपकी ड्यूटी है, आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। कंपनी ने बोला ठीक है। 30 दिन है। तसल्ली के साथ उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए गए और रजिस्ट्रेशन करवाई 25 मार्च को, विद इन 30 डेज करवाई। डन। अब अगर लोन के हिसाब से देखिए तो लोन पहले दिया है मिजान ने, रजिस्ट्रेशन के लिहाज से देखिए तो रजिस्ट्रेशन पहले करवाई है फैसल बैंक ने। जब ये मिजान बैंक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 25 को जाएगा ना, तो रजिस्ट्रार इसको एक बात बोलेगा मिजान बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को, हो सकता है वो बैंक के साथ गया हो सकता है अलग से उसे बताए। क्या बताए कि भाई आपकी रजिस्ट्रेशन हो तो रही है लेकिन आप निस्बतन फैसल बैंक की निस्बतन लेट हो, तो अब आपका हम चार्ज रजिस्टर कर देते हैं। कंपनी अगर डिफॉल्ट किया तो आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन पहले पैसे किसको मिलेंगे? आपकी लेट रजिस्ट्रेशन की वजह से जिसने अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाई है ये इफेक्ट नहीं होंगे। अब ये मिजान बैंक वाला कहेगा सर लोन तो पहले मैंने दिया था ना, तो रजिस्ट्रार क्या बोलेगा, रजिस्ट्रेशन तो पहले वो करवा के आया। तो मैटर क्या करता है, रजिस्ट्रेशन। अगर किसी कंपनी ने, अगर किसी बैंक ने लेट रजिस्ट्रेशन करवाई तो क्या जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन करवा गए हैं उन्हें कोई फर्क पड़ेगा? उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। क्या उनका नंबर चेंज होगा? उनका नंबर पहले ही रहेगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का? चलिए, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम? डन। आगे चलें। हाँ जी, रिडीमेबल भाईजान परेशान है, कह रहे हैं सर ये रिडीमेबल शेयर कैपिटल है, कंडीशनल सेल एग्रीमेंट है, इनके ऊपर कैसे सिक्योरिटी रजिस्टर करवाई जाते हैं। हालांकि क्या बोला मैंने, याद करने को बस। क्या बोला? याद करने को बस। क्या बोला? याद करने को। तो आपका क्या है, मैंने 2 दिन तक कल भी बोला था, आज भी एक दफा मेरा हाल है ये बोला मैंने, याद करना है। ये लिस्ट को सिर्फ हमने क्या करना है, याद करना है। इस लिस्ट को सिर्फ क्या करना है, समझने की कोशिश नहीं करनी। ये भाई इस बात पे परेशान हो रहे हैं सर सिक्योरिटी के तौर पे तो सिर्फ, परेशानी की बात जेन्युइन है, कह रहे हैं सर सिक्योरिटी के तौर पे तो सिर्फ एसेट्स रखवाए जाते हैं, ये लायबिलिटी साइड पे जो आइटम आ रही है ये क्यों रखवा रहे हैं? रिडीमेबल कैपिटल इंस्ट्रूमेंट,
ये क्या है, या कंडीशनल सेल, सेल तो इनकम होती है, कंडीशनल सेल एग्रीमेंट। तो भाई इनको भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में रखवाया जा सकता है, कब कैसे वो रहने दे। मैं आधा घंटा एग्जांपल आपको समझा के कन्विंस करवा भी दूंगा ना, एंड पे करना क्या आपने याद ही करना है, क्योंकि आई क्या पूछेगा, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछेगा। तो भैया इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, ठीक है। असल में ये लिस्ट दो चीजें बताती है। नंबर 1, किसको सिक्योर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसको सिक्योर कर रहे हैं, किस एसेट के जरिए कर रहे हैं, इसलिए फर्क है। वरना लेकिन छोड़ दे, आप याद कर ले सबसे अच्छा तरीका क्या है। हर जगह तो ये नहीं कहता कि रटा लगाए, सिर्फ कुछ जगह पे कहता हूं, यानी सारे चैप्टर में शायद कोई एक आधा कंसेप्ट ऐसा होगा जिसमें मैं कहता हूं कि तो इसका मतलब वहां पे से लौटा, ठीक है। राइट ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन, चार्ज रजिस्टर करवाना किसकी ड्यूटी है, और जिसका इंटरेस्ट हो, यानी जिसने लोन दिया हो उसी का इंटरेस्ट होगा, उसका भी राइट है कि कंपनी, क्योंकि कंपनी ये कह सकती है मैं पागल हूं खुद रजिस्ट्रेशन कराओ, आ बैल मुझे मार, मैं रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाते। तो ये तो कंपनी के फायदे में होगा ना रजिस्ट्रेशन ना करवाना। तो इसीलिए लॉ ने अगर कभी कंपनी ऐसा सोचे तो उसको रोकने के लिए और दूसरे जो लैंडर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन दी है क्या, कि ड्यूटी कंपनी की है, लेकिन अगर लैंडर चाहे तो वो खुद भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, लेकिन इस सूरत में वो खर्चा पानी किससे लेगा, कंपनी से। जब लोन एग्रीमेंट होता है ना तो उसमें ये चीज भी आपस में सेटल कर ले, डिस्कस कर लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं कि रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए कौन जाएगा। सम टाइम कंपनी जाती है, सम टाइम जो बैंक यानी बोरोर है वो भी जा सकता है। राइट ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन समझ आ गया भाई, आ गया समझ? तो मुझे एक चीज का जवाब दें, पाकिस्तान में एक कंपनी ने लोन लिया, माल रोड पे उसकी प्रॉपर्टी थी, रजिस्टर करवाया, लोन लिया, सिक्योरिटी के तौर पे वो प्रॉपर्टी लिखवाई, क्या कहीं रजिस्ट्रेशन जरूरी है? कहां कहां जरूरी है? कब? विदिन 30 डेज। ये बात समझ आती है? क्या हो अगर प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर हो? स्पेशल केसेस इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान। पहला केस क्या है? चार्ज क्रिएटेड इन पाकिस्तान ऑन फॉरेन प्रॉपर्टी। दूसरा केस क्या है? चार्ज क्रिएटेड आउटसाइड पाकिस्तान ऑन फॉरेन प्रॉपर्टी। पीआईए का न्यूयॉर्क में एक होटल है, फर्ज करें, और है भी, चलो ठीक है। अब अगली बात फर्ज कर ले, फिर पीआईए ने हबीब बैंक से लोन लिया और सिक्योरिटी के तौर पे वो अमेरिका वाला जो होटल है वो गिरवी रखवा दिया। क्या ये पॉसिबल है? क्या प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है, लोन का चार्ज कहां क्रिएट हुआ? ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? ये कौन सी सिचुएशन हुई? चार्ज क्रिएटेड इन पाकिस्तान ऑन फॉरेन प्रॉपर्टी। तो क्या है, क्या ये चार्ज पाकिस्तान है पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होगा कि अमेरिका में? वो कह रहा है पाकिस्तान में तो होगा ही होगा, हो सकता है अमेरिका में भी रिक्वायर्ड हो रजिस्टर करवाना, अगर है तो उधर भी नेसेसरी स्टेप्स ले, वरना पाकिस्तान में तो रजिस्टर होगा ही होगा। भी बात समझ आई? क्या असूल है? अगर लोन पाकिस्तान में लिया, चार्ज क्रिएट पाकिस्तान में हुआ, चार्ज क्रिएट का मतलब क्या है? लोन एग्रीमेंट साइन होना। चार्ज रजिस्टर होने का मतलब क्या है? रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर हो जाना। चार्ज क्रिएट पाकिस्तान में हुआ, प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है, बताइए रजिस्टर कहां होना है? और साथ अगली बात भी करें, और हो सकता है बाहर के मुल्क में भी रजिस्टर होना रिक्वायर्ड हो। ठीक है जी? इवन इफ फॉरेन लॉ रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्टेप्स। समझ आ गया? अगला कंसेप्ट, पीआईए ने अपने न्यूयॉर्क वाले होटल पे
गिरवी रखवा के एग्रीमेंट किया लोन का, किस बैंक के साथ? न्यूयॉर्क के बैंक के साथ। अब बताएं लोन एग्रीमेंट कहां साइन हुआ? न्यूयॉर्क। चार्ज इज क्रिएटेड आउटसाइड पाकिस्तान ऑन प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान। चार्ज भी पाकिस्तान से बाहर, प्रॉपर्टी भी पाकिस्तान से बाहर। सवाल फिर वही, क्या ये चार्ज पाकिस्तान में रजिस्टर होगा कि नहीं? क्रिएट होना अलग है, रजिस्टर होना अलग है। क्रिएट होने का मतलब क्या है? लोन एग्रीमेंट साइन करना। रजिस्टर होने का मतलब क्या है? रजिस्ट्रार के पास जाके वो डॉक्यूमेंट, फॉर्म, डिटेल, उसके बाद कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वेरिफिकेशन, ये सारी डॉक्यूमेंट जमा करके रजिस्टर कराना। क्रिएट हुआ पाकिस्तान से बाहर, अमेरिका में, प्रॉपर्टी भी पाकिस्तान से बाहर है। क्या पाकिस्तान में रजिस्टर होगा कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि कंपनी तो पाकिस्तान की है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में जब रजिस्टर होगा तो कितने अरसे में? 30 दिन। लेकिन 30 दिन लोन की डेट से नहीं, अमूमी तौर पे 30 दिन जो पाकिस्तान में अगर लोन साइन होता ना, 30 दिन लोन की डेट से स्टार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे कब से स्टार्ट होंगे? जब है 30 दिन, लेकिन 30 दिन शुरू कब होना है? जब लोन साइन हुआ तब नहीं, जब डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में नॉर्मली पहुंचते हैं जितने अरसे में, उसके बाद से 30 दिन। यानी पाकिस्तान में अगर डॉक्यूमेंट्स पहुंचते पहुंचते 4 दिन लग जाते हैं, तो ये 30 दिन कब से शुरू होंगे? 4 दिन के बाद। देखिए ये कंसेप्ट समझ आता है? स्पेशल केसेस इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान। जरा पढ़ के देखे, समझ आया? इन दोनों में क्या फर्क है? चार्ज क्रिएटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है, प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर थी जो गिरवी रखवाई। यहां क्या केस है? चार्ज पाकिस्तान बाहर। डन। इसको पढ़ना चाहते हैं कि आगे चलें? कंपनी एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑलरेडी सब्जेक्ट टू ए चार्ज। कंपनी ए ने लोन। अच्छा, आपको एक बात पता है, ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी से गाड़ी खरीदें और वो आपको 2 लाख रुपया हाथ से दे? हो सकता है, अगर गाड़ी लीज वाली हो। शाबाश। लीज पे गाड़ी ली होती है ना, एसेट तो आपको मिलता ही मिलता है, लाइबिलिटी भी होती है। आधी किस्तें अदा की, 20 लाख की गाड़ी ली, 10 लाख की किस्तें अदा कर दी, 10 लाख की किस्तें बाकी है, लेकिन गाड़ी 4-5 साल ठुक गई और अब उसकी वैल्यू है 8 लाख। अब बताइए, अगर कोई बंदा ये गाड़ी, कोई कंपनी ये गाड़ी खरीद ले तो क्या होगा भला? उसे पैसे देने पड़ेंगे कि लेने उसने? देने नहीं पड़ेंगे। 10 लाख की लाइबिलिटी है, हाँ, वो ओनर जो है गाड़ी का वो कंपनी को पैसे देगा 2 लाख। कंपनी क्यों भला? क्योंकि कंपनी को एसेट 8 लाख का मिला है और बैंक को लाइबिलिटी 10 लाख की मिली है। साइंस समझे हैं? अच्छा, बहरहाल कंसेप्ट ये नहीं था। कंसेप्ट ये था कि चले ये फर्ज करें कि लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गई कंपनी को। क्या ये चार्ज जो पहले किसी और ने रजिस्टर करवाया था अपने नाम पे, अब वो चार्ज वाली प्रॉपर्टी कंपनी ने एक्वायर कर लिया, क्या कंपनी को ये अपने नाम पे चार्ज ट्रांसफर करवाना होगा, रजिस्टर करवाना होगा कि नहीं? कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में अपने नाम पे रजिस्टर करवाना चाहिए चार्ज को? कितनों के ख्याल में नहीं करवाना चाहिए? चार्ज करवाना चाहिए। यहाँ पे यही लिखा है, कंपनी एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑलरेडी सब्जेक्ट टू चार्ज। पढ़ के देखिए क्या है भैया, जरा ऊंची पढ़ के बताओ क्या है। इफ ए कंपनी ये भी चार्ज रजिस्टर करवाना है। कितने अरसे में? 30 दिन। किसके भला? जब प्रॉपर्टी खरीदी है उसके बाद 30 दिन के अंदर। ये बात समझ आती है? क्लियर? कोई बात नहीं, बाकी कौन सी बातें सारी समझ आ गई आपको? ये भी सही। और क्या समझ नहीं आई? इतनी आसान तो है। क्या प्रॉपर्टी अंडर चार्ज है तो खरीद कैसे गया? उसने उसको प्रॉपर्टी दी, उसने उसको पैसे दिए, इसलिए खरीद गया? नहीं, बताना जरूरी होता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
भैया लीज पे लोग गाड़ियां खरीदे बेचते हैं, सेल होती हैं, लोन लिया, एक प्रॉपर्टी पे लोन लिया हो, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है और लोन समेत ट्रांसफर होती है, वो फिर दूसरी पार्टी ने सेटलमेंट करनी होती है, वो लोन की टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। हो सकता है, हो सकता है। तो अगर एक कंपनी ने ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है जिसपे ऑलरेडी चार्ज क्रिएट हुआ है, क्या वो चार्ज कंपनी के नाम पे ट्रांसफर होना चाहिए कि नहीं? कितने अरसे में? किसके 30 दिन में? परचेज के। क्लियर? अच्छा, एक कंसेप्ट है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। आपको पता है आपने काम करना है, चले ये सब्जेक्ट जो हमें बताता है वो तो रटा शटा लगा ही लेंगे हम। एक प्रैक्टिकल टिप ज़हन में रखिएगा। पहला असूल, कुछ रेलिवेंट है, कुछ पहले इररेलिवेंट। कभी कोशिश करनी है आपने, हालांकि कानूनी रास्ते मौजूद है ये ट्रांजैक्शन करने के, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन से अवॉइड करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन होती है बड़ी क्रिटिकल। पहली चीज अवॉइड करें कि ऐसे पर्सन से प्रॉपर्टी खरीदना जो जॉइंट ओनरशिप हो, एक प्रॉपर्टी के ओनर्स की तादाद एक से ज्यादा हो, अवॉइड करें। मना नहीं है, लीगली क्या करें, अवॉइड करें। दूसरे चीज, अगर कोई मॉर्टगेज वाली प्रॉपर्टी हो, लीज वाली प्रॉपर्टी हो, उसकी भी सेल परचेज हो सकती है, उसको भी अवॉइड करें। प्रॉपर्टी नीट एंड क्लीन ले। तीसरी और अहम चीज, किसी कंपनी से अगर आपने ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी हो, उसको भी कोशिश करें अवॉइड। अगेन मना नहीं है, करने को कर सकते हैं, कानूनी रास्ते भी है, अच्छा वकील फिर साथ में लेके जाना होगा, लेकिन बेहतर होता है कि क्योंकि इनके कुछ ना कम्प्लेक्सिटीज ज्यादा होती हैं सिंपल ट्रांजैक्शन। अब एक कंपनी, मुझे ये बताइए, एक कंपनी ने फर्ज करे किसी दूसरे से प्रॉपर्टी खरीदी, वो प्रॉपर्टी थी अंडर मॉर्टगेज। आप अगर अच्छा, प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आप अगर एक कंपनी से खरीदते हैं कोई प्रॉपर्टी, हो सकता है उस कंपनी ने उसके ऊपर लोन लिया हो और आपको ना बताए, लोन लिया हो। और अगर फर्ज करें कभी कोई अच्छी डील है और आपने कंपनी से प्रॉपर्टी खरीदनी ही है, आपने एक काम हमेशा करना है, एक होती है सर्च रिपोर्ट। आपने कुछ एक प्रोफेशनल होते हैं लोग, उनको पैसे देने हैं 10,000, पहले कोई 10-12 साल पहले 5,000 लेते, तब 10,000, कि इस कंपनी ने जितने SECP के पास जाओ, रजिस्ट्रार के पास जाओ, उसके रिकॉर्ड में चेक करो इस कंपनी ने जितने भी लोन लिए हैं और हर लोन के अगेंस्ट में क्या क्या सिक्योरिटी है उसकी लिस्ट निकाल के लाओ, क्योंकि ये सारे 4 रजिस्टर होते हैं ना। तो जब कभी किसी कंपनी से कोई प्रॉपर्टी खरीदने लगे, आपने ये तसल्ली करनी है कि इस प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज मॉर्टगेज क्रिएट तो नहीं हुआ। ये कैसे पता चलेगा? हालांकि कंपनी के पास भी रिकॉर्ड है, कंपनी भी बता, लेकिन कंपनी छुपा भी तो सकती है। तो SECP जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस में रिकॉर्ड होगा, कुछ प्रोफेशनल होते हैं वो उस रिकॉर्ड जाते हैं, वो रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन हो सकती है, पब्लिक डॉक्यूमेंट समझे इसको, वो उसको देख के फिर चेक करते हैं कि इसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज है कि नहीं, और लिस्ट बना के आपको रिपोर्ट दे देते हैं। आपको पता चल जाएगा इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कोई चार्ज रजिस्टर्ड है या नहीं है। नहीं है तो छोड़ दें प्रॉपर्टी को, नहीं है बाय कर ले। ये याद रखे, ये आप फ्रीली हासिल कर सकते हैं, फ्रीली से मुराद आराम के साथ, सुकून के साथ, थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है। ये रिपोर्ट। अब अगर मुझे बताइए एक पर्सन ने कंपनी से प्रॉपर्टी हासिल की, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं निकलवाई, और बाद में पता चला कि हालांकि निकलवा सकता था, नहीं निकलवाई, सुस्ती में पड़ गया, बाद में पता चला इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हुआ है, बताइए क्या ये एक्सक्यूज माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। यही है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का असूल, कि अगर एक कंपनी ने किसी दूसरी पर्सन से प्रॉपर्टी बाय की जो कि अंडर चार्ज थी, तो उसे 30 दिन के अंदर रजिस्टर करवाना है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, यह है कंपनी के लिए असूल। और जो कंपनी के साथ डील करते हैं वो क्या है, वंस रजिस्टर्ड, अगर एक दफा चार्ज रजिस्टर्ड हो जाए, एवरीवन डीलिंग विद द कंपनी इज अज्यूम्ड टू नो अबाउट द चार्ज इवन इफ दे डिड नॉट चेक रिकॉर्ड। कि अगर कंपनी ने चार्ज रजिस्टर करवा दिया कमीशन के पास, तो जो पर्सन भी कंपनी के साथ उस प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करेगा, एज्यूम किया जाएगा कि उसे उस चार्ज के बारे में पता है।
लेट द बायर बी अवेयर वाला कंसेप्ट है। और अगर वो चार्ज वो बाद में कहता है कि सर मुझे पता ही नहीं था, तो कोर्ट क्या कहेगा? इससे फर्क नहीं पड़ा। कुछ बात समझ आई? नहीं आई बात समझ? नहीं 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 अभी नहीं आई। नहीं नहीं नहीं, नहीं। दोबारा सुने, ये मिस्टर जफर हैं, इनके पास एक प्रॉपर्टी है, खानदानी हवेली है, हवेली। हवेली पे लोन लिया है और चार्ज क्रिएट करवाया, ठीक है जी। अब इनके पास लोन देने के लिए पैसे नहीं है, फैसला किया हवेली बेचनी है। इधर एक कंपनी है, 15 अप्रैल को दोनों की डील हो गई हवेली बेचने की, ठीक है। कंपनी ने बोला जफर भाई को, जफर भाई हम आपको पूरे पैसे देंगे, आप ऐसा करें, ये आपने लोन लिया है 30 मिलियन का, ठीक है। हवेली की जो वैल्यू है वो है 40 मिलियन, आप 30 मिलियन पे कर दें, हमारे से 40 मिलियन ले लें, हमें बेच दें। जफर भाई ने कहा सर कैसी बातें करते हैं, मेरे पास 30 मिलियन होता ना तो मैं हवेली बेचता ही ना, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आप ऐसा करें, बैंक के पास लोन लिया है, 4 रजिस्टर करवाया हुआ है, 40 रुपए हवेली की मार्केट वैल्यू है, 30 मिलियन इसके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, आप मुझे नेट 10 मिलियन दे दें, बैंक को 30 मिलियन आप खुद देते रहिएगा। ट्रांजैक्शन समझ आ रही है? डील हो गई, जफर भाई 10 मिलियन लेके निकल गए। कंपनी ने 15 अप्रैल को इस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया। पहला सवाल, क्या ये चार्ज रजिस्टर करवाना जरूरी है? क्यों? कंपनी ने तो लोन नहीं लिया, लेकिन कंपनी ने प्रॉपर्टी तो ली जिसपे चार्ज रजिस्टर था, तो अभी अपने नाम पे रजिस्टर करवाएगी। डन। ये कौन सा कंसेप्ट है भला? ओके, आगे चलते हैं। अब चार्ज रजिस्टर करवा लिया, कंपनी का चार्ज रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर हो गया, ये है रजिस्ट्रार, इसने चार्ज रजिस्टर करवा लिया कंपनी के नाम के साथ। क्या ये रिकॉर्ड कोई भी पर्सन देख सकता है कि पाकिस्तान में किस कंपनी ने कौन कौन से लोन लिए हैं और बदले में क्या क्या चीज गिरवी रखवाई है? देख, यस, ये पब्लिकली अवेलेबल है। अब एक दूसरी कंपनी है, दूसरी कंपनी भी, उन्होंने कहा भाई लोकेशन बहुत अच्छी है, हमें ये आप 60 मिलियन की बेच दें, 30 मिलियन आप लेने, 30 मिलियन हम बैंक को पे कर देंगे। फिर से थोड़ा सा चेंज करते हैं, कंपनी बी है, कंपनी बी ने क्या बोला? 60 मिलियन की हमें दे दो। कंपनी ए ने बी को चार्ज के बारे में नहीं बताया, इस वक्त मार्केट वैल्यू समझे 60 मिलियन है, ए और बी में सेल हो गई, बी ने 60 मिलियन पे कर दिए। बी ने क्या गलती की? चार्ज को चेक नहीं करवाया, रिकॉर्ड को चेक करवाता उसे पता चला इसमें तो 30 मिलियन का लोन चढ़ा है, 60 मिलियन देने के बजाय कितने पैसे देता? 30 मिलियन, क्योंकि 30 बैंक को देने पड़ते। अब इसने चेक नहीं करवाया, प्रॉपर्टी आ गई इधर। सवाल यह है कि अभी इस कंपनी ए ने लोन पे नहीं किया, डिफॉल्ट कर गया, बैंक इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है कि नहीं? क्यों बेच सकता है? इसने तो लोन ही नहीं लिया, चार तो रजिस्टर करवा। ये कहेगा सर मेरे को पता ही नहीं था, क्या इसका एक्सक्यूज माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, बैंक का स्टिल राइट है। इसलिए उसने बोला, ये कौन सा कंसेप्ट है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि जिस पर्सन ने भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज रजिस्टर था, एज्यूम किया जाएगा कि उसे उस चार्ज का पता था, क्योंकि वो बड़ी आसानी से पता चला सकता था 10-15 हजार दे के।
ये दोनों कंसेप्ट समझ आए? आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। नहीं भैया, मॉर्टगेज कितने अरसे में रजिस्टर करवाना जरूरी है? 30 दिन में। नहीं करवाते तो क्या कर लोगे? वो बताने लगा। ये भी अहम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अहम है और दूसरा इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। बाकी भी छोटे छोटे बाकी भी अहम है, एक दो नंबर के क्वेश्चन के लिए। ये ज्यादा नंबर के क्वेश्चन के लिए अहम है। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्टर नहीं करवाते मॉर्टगेज प्लेज या चार्ज को तो क्या होगा? चार्ज बिकम्स वाइड। चार्ज बिकम वाइड का मतलब पता है क्या है? वो लोन अनसिक्योर्ड हो जाएगा, उसका कोई सिक्योरिटी नहीं मानी जाएगी। जैसे अगर ये कंपनी 30 दिन गुजर गए, मिजान बैंक ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कभी करवाई, अब अगर कंपनी डिफॉल्ट होती है तो बताइए किसको पैसे मिलेंगे? फैसल को। और हर उस डेटर, हर उस पर्सन को जिसने लोन दिया हुआ है और चार्ज रजिस्टर करवाया हुआ था। ठीक है? अगर आप चार्ज रजिस्टर, कोई कंपनी ने बैंक से लोन लिया, गौर से समझिए, कंपनी ने बैंक से लोन लिया और चार्ज को 30 दिन के अंदर रजिस्टर नहीं करवाया, तो बैंक की हैसियत कैसी हो जाएगी? जैसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की होती है। समझा जाएगा कि इस लोन के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। क्या समझा जाएगा? इस लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी। चार्ज बिकम वाइड अगेंस्ट लिक्विडेटर एंड क्रेडिटर। इसका मतलब क्या है कि अगर चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया 30 दिन के अंदर तो क्या समझा जाएगा कि इस लोन के अगेंस्ट में कोई चार्ज है ही नहीं। हालांकि था, लेकिन क्यों कहा जाएगा कि नहीं है? रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। ठीक है? हाँ, लोन है, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लोन लिया दिया गया है और उसकी रिकवरी भी होगी, लेकिन रिकवरी एज अनसिक्योर्ड डेट होगी, सिक्योर्ड डेट नहीं। ठीक है? रिकवरी क्या होगी? यानी अगर पैसे दे दिए कंपनी ने तो दे दिए, अगर कंपनी ने पैसे ना दिए तो बैंक उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। ये है इसका, है ना खतरनाक इफेक्ट, कि अगर चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया तो उसकी हैसियत क्या हो जाएगी? जीरो। जी हाँ, सेल से पहले बिल्कुल बैंक से इजाजत लेनी होती है सेल से पहले, लेकिन 12 अलग कंसेप्ट है। भाई ये बात समझ आई? चार्ज बिकम, अगर चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाते विद इन 30 डेज क्या होगा? चार्ज बिकम्स वाइड अगेंस्ट लिक्विडेटर एंड लिक्विडेटर। क्रेडिटर का मतलब क्या है कि बाकी के लिक्विडेटर या क्रेडिटर तो रिकवरी करवा सकते हैं, ये कंपनी रिकवरी नहीं करवा सकती। क्यों? इसका क्या कसूर है? ये बैंक का क्या कसूर है? रिकवरी क्यों नहीं करवा सकता? रजिस्टर सिक्योरिटी। हाँ, लोन का देनदार है। असल में जब कंपनी डिफॉल्ट करती है ना तो लिस्ट बनती है। जब भी कंपनी डिफॉल्ट करती है, थोड़ा सा मैं आपको सिस्टम बता देता हूं। एक पर्सन पॉइंट होता है जिसे कहते हैं लिक्विडेटर। लिक्विडेटर कंपनी के सारे एसेट, सारी प्रॉपर्टी बेच देता है। बेचने के बाद क्रेडिट लिस्ट बनाता है, कंपनी ने किसको पैसे दिए। ये लिस्ट होती है दो तरह की। एक होती है लिस्ट सिक्योर्ड क्रेडिटर की, एक होती है अनसिक्योर्ड। रूल क्या है? पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसे मिलेंगे, बाद में अगर कोई बचे तो वो अनसिक्योर्ड को मिलेंगे, वरना नहीं। अगर तो आप चार्ज को विद इन 30 डेज रजिस्टर करवा लेते हो तो आपकी चार्ज वैलिड है, तो आपका कहाँ शामिल हो जाते हो। और अगर चार्ज को 30 डेज में रजिस्टर नहीं करवाते तो वो क्या होगा? चार्ज इज वाइड अगेंस्ट क्रेडिटर एंड लिक्विडेटर। मतलब अब इस चार्ज की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ना क्रेडिटर की नजरों में ना लिक्विडेटर की नजरों में। आपका नाम कंपनी के क्रेडिटर में शामिल जरूर है, लेकिन कौन से वाले? कंपनी आपकी देनदार जरूर है लेकिन अनसिक्योर्ड। पहले सिक्योर्ड को पैसे मिलेंगे फिर अनसिक्योर्ड। ये नुकसान है चार्ज रजिस्टर ना करवाने का। कुछ समझ आया?
चलिए अब आपको 5 मिनट दिए जा रहे हैं, ये पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पढ़ लीजिए, कल वाला भी और आज वाला भी, ताकि एक दफा जो है लिंक हो जाए कल वाले कंसेप्ट के साथ, रिवीजन हो जाए, फिर आगे चलेंगे। पॉज कीजिएगा। जी किसने? हाँ जी, इस एग्जाम्पल में कंपनी बी ने अपने नाम पे चार्ज, क्योंकि उसे पता ही नहीं था, ठीक है, लेकिन जब फिर एसेट बेचने की बारी आएगी कंपनी बी इतराज भी नहीं कर सकेगी। क्यों नहीं कर सकेगी? हाँ जी, क्योंकि लॉ बोलेगा कि आपको, हम एज्यूम करेंगे कि आपको इसका नॉलेज था। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा हुआ है किसी एक जगह के ऊपर कि अगर आप आसानी से कोई डिफेक्ट डिस्कवर कर सकते थे किसी चीज में और आप ऑर्डिनरी डिलीजेंस इस्तेमाल नहीं करते तो एज्यूम, तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है, एज्यूम किया जाएगा आपको इसका नॉलेज था। तो अगर इस प्रॉपर्टी के साथ चार्ज अटैच था, समझिए एक तरह से डिफेक्ट था, आपने उसको चेक नहीं करवाया रिकॉर्ड में, तो आपकी गलती है, एज्यूम किया जाएगा आपको इसका नॉलेज था। तो अब वो प्रॉपर्टी जो अंडर चार्ज है वो सेल करके बैंक रिकवर करवा सकता है उसको। हाँ, उसके नाम पे चार्ज नहीं है, प्रीवियस कंपनी के नाम पे तो चार्ज है ना। तो प्रीवियस कंपनी का लोन पे करने के लिए, यानी जिस लोन के अगेंस्ट में चार्ज मौजूद था, उस लोन को रिकवर करने के लिए इस प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है। ठीक, आपको चार्ज क्रिएट करने का प्रोसेस पता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में हमने कौन सा कंसेप्ट पढ़ा? कंपनी बाय करेगी तो उसको छिड़कवाना है, इतना काफी है। ओके, और कोई क्वेश्चन? क्या चीज? बैंक दोबारा रजिस्टर नहीं करवाएगा। जिस कंपनी ने चार्ज वाली प्रॉपर्टी हासिल की है उसकी जिम्मेदारी है रजिस्टर करवाए अपने नाम पे, ताकि कहीं ऐसा ना हो किसी दूसरे की लायबिलिटी इसका एसेट बेच के रिकवर करवा ली जाए। ठीक है कि नहीं? मैंने किसी से प्रॉपर्टी खरीदी लीज पे, गाड़ी खरीदी और उस लीज को अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करवाया। बैंक के हिसाब से जो लोन देना है पहली पार्टी ने, उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी क्या है? ये गाड़ी। अगर पहली पार्टी लोन पे ना करे, बैंक इस गाड़ी को बेच सकता है कि नहीं? मैं क्या बोलूंगा? मैं बैंक को इतराज उठाऊंगा, भैया लोन लिया है उसी पार्टी ने और गाड़ी मेरी है, लोन दूसरे का है, गाड़ी मेरी क्यों बेच रहे हो? बैंक क्या बोलेगा कि उस लोन के अगेंस्ट में इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हुआ था, आपने जब ये गाड़ी खरीदी थी तो आपको सारा कुछ अपने नाम पे ट्रांसफर करवाना चाहिए था। अगर अपने नाम पे ट्रांसफर करवाते तो फिर उसका लोन इस एसेट के साथ सेटल ना होता, लेकिन हमने ट्रांसफर नहीं करवाया तो अब क्या होगा? ये करना पड़ेगा। इससे हमें क्या सीख मिली कि जब कभी कोई मॉर्गेज चार्ज वाली प्रॉपर्टी खरीदे तो उसे अपने नाम पे ट्रांसफर करवा ले, कंप्लीट सारा। पहले तो पता करवा लें कि इस एसेट के ऊपर कोई मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर्ड है कि नहीं, और अगर है तो उस चार्ज की अमाउंट वैल्यू में से लेस करके ना पूरा अपने नाम पे ट्रांसफर करवाएं, प्रॉपर्टी भी और चार्ज भी। बात समझ आती है? और कोई क्वेश्चन? जी, कोई सा भी चार्ज हो सेम है। जो कंसेप्ट किताब में नहीं लिखा, अच्छा मैंने ये देखा कि है कंसेप्ट आसान, आसानी से समझ आ ना जाए, आपने उसमें से उसको मिलाना है इसके दूसरी के साथ, तीसरे कंसेप्ट के साथ, मुश्किल करके जोड़ना है। अब एंड रिजल्ट ये आना है 3-4 स्टूडेंट के सवालों की वजह से सबको लगना है टॉपिक बड़ा मुश्किल है, इसमें तो ये मसला भी है, इसमें तो वो मसला भी है। जितना पढ़ाया समझ आ गया? बस बस। आगे क्या करने लगे हैं हम? मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन, रेक्टिफिकेशन ऑफ चार्ज। 2 चीजें बताई थी आपको कि इस चैप्टर के अंदर 2 ही चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब कभी रिवीजन करने लगे 2 चीजें आपके जहन में हो। क्या लोन कंपनी ने लेना है, क्या प्रोसेस है, लोन रीपे करना क्या प्रोसेस है। अब रीपे वाली साइड पे आ जाए
कह रहा है 3 कंसेप्ट है, तीनों में फर्क है। मजाल आपको ये फर्क समझ आ जाए, नहीं आएगा फर्क। पहला क्या है, 3 कंसेप्ट क्या है? 3 in 1 क्या है? 3 मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन, रेक्टिफिकेशन। क्या फिर से? मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन, रेक्टिफिकेशन। फिर से ये तीनों कंसेप्ट अलग अलग रखने, अगर मिक्स कर दिया तो फिर मार्क्स कटने का खतरा है। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? सुने, जैसे जैसे समझा रहा हूं वैसे वैसे ही सुनना और समझना है, अपनी अकल दाएं बाएं नहीं लगानी। मॉडिफिकेशन का मतलब है चार्ज रजिस्टर करवाना था, करवाया, 30 दिन के अंदर करवाना था, 30 दिन के अंदर करवाया। ड्यूटी कंपनी की थी, लेकिन राइट बैंकर का था कि वो भी करवा सकता है, कंपनी ने ही करवा दिया, लेकिन गलती हो गई। चार्ज क्रिएट करवाना था 20 मिलियन का, करवा दिया 2 का। लोन पे होना था 5 साल में, लिख दिया 50 साल, 0 एक्स्ट्रा हो गया। कुछ ना कुछ उसमें भाई गलती हो सकती है कि नहीं? नेम में गलती हो गई थी, उसने उसकी रेक्टिफिकेशन की इजाजत दी थी कि नहीं? के रजिस्ट्रार ने कहा था अब जो हो गया सो हो गया, बस बस अब रखा गया नाम, अब जाओ भागो। रेक्टिफिकेशन है। क्या मॉर्टगेज या चार्ज की रजिस्ट्रेशन में गलती हो सकती है? तो अगर गलती हुई है उसको ठीक करवाओगे, उसको क्या बोलेंगे? रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या? मॉर्टगेज या चार्ज में गलती हो गई, इसको ठीक करवाया, ये रेक्टिफिकेशन। दूसरा क्या? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन बोले तो पेमेंट। क्या लोन को पे कर दिया होकर किया जा सकता है? और जब लोन लिया तो रजिस्ट्रेशन करवाई थी, और जब लोन पे करेंगे तो डी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे कि नहीं? और उसको छुड़वाना है कि नहीं छुड़वाना? कि लोन पे कर दिया, प्रॉपर्टी अभी भी अंडर चार्ज रहे। बल्कि इससे एक स्टेप आगे कंसेप्ट बताऊं, लॉ कहता है पूरा लोन पे करो तो पूरी प्रॉपर्टी छुड़वा लो, सेटिस्फैक्शन होल। आधा लोन पे करो, सेटिस्फैक्शन फुल्ली भी हो सकती है रजिस्टर्ड, पार्शली भी हो सकती है। सेटिस्फैक्शन में भी फुल और में भी पार्शल। बताएं समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई समझ? नहीं आई। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? गलती हो गई, ठीक रहा। सेटिस्फैक्शन क्या है? पे हो गया, पे हो गया। 50 मिलियन का लोन था, 5 मिलियन पे रजिस्टर हो गया। ये बताइए सेटिस्फैक्शन है कि रेक्टिफिकेशन? रेक्टिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या है? रेक्टिफिकेशन समझ आ गया, सेटिस्फैक्शन समझ आ गया। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? 5 साल का लोन था, 5 साल गुजर गए, कंपनी हाथ बांध के बैंक के पास आ गई, सर जी नहीं पैसे, 2 साल का और मौका दे दे। अब बैंक कह रहा है 2 साल का मौका तो दे दूं तेरे को, लेकिन चार्ज 5 साल का था जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाया। अगर मैं लोन की टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके 5 साल की बजाय 7 साल कर दूं, तो क्या रजिस्ट्रार के पास मॉडिफिकेशन चेंज करवाना है कि नहीं करवाना? इसको क्या बोलेंगे? तो मुझे मॉडिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन में फर्क बताए तो फिर मानूंगा मैं। मॉडिफिकेशन का मतलब, मॉडिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन में वही फर्क है जो चेंज इन नेम और रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम में था। अगर पहले नाम बिल्कुल ठीक था, बाद में चेंज करवा के दूसरा ठीक रखा, ये चेंज इन नेम, मॉडिफिकेशन। अगर पहला नाम गलत था, रेक्टिफिकेशन। बात बताएं, अगर चार्ज रजिस्टर हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, बाद में टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गई, तो चार्ज भी चेंज होना चाहिए, मॉडिफिकेशन। और अगर चार्ज हुआ, बताए तीनों में फर्क समझ आया? मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन और रेक्टिफिकेशन में फर्क समझ आया? मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? किसमें चेंज? टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ चार्ज। अब सुने, मॉडिफिकेशन रजिस्टर करवाने का प्रोसेस वही है जो चार्ज रजिस्टर करवाने का प्रोसेस है। यानी जब कभी मॉडिफिकेशन होगी, पार्टी आपस में एग्री करेंगी,
नया एग्रीमेंट या एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट की मॉडिफिकेशन को साइन करेंगी, 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करेंगी, रजिस्ट्रार जो है उसको सर्टिफाई कर देगा। वही प्रोसेस जो न्यू चार्ज की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, वही प्रोसेस मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज की रजिस्ट्रेशन का है। पढ़ के देख लें, नहीं यकीन आपको है ना, पढ़ के देख लें, आपको 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, पढ़ के पास कीजिएगा जी। जी रीडिंग कर ली, वही है। 3 टाइप्स कौन सी? मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन, रेक्टिफिकेशन। मॉडिफिकेशन निमट गया, कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है? सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है? पेमेंट करना, पार्शल के फुल दोनों। कंपनी की क्या ड्यूटी है सुने, जब कभी कंपनी ने बैंक को लोन की पेमेंट करनी है, एज्यूम करें कि फुल्ली कर दी, एज्यूम क्या करें, पार्शल पे भी सेम कंसेप्ट है, लोन पे कर दिया, तो अब कंपनी की ड्यूटी है क्या, कंपनी मस्ट इन्फॉर्म रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ पेमेंट क्लियरली स्टेटिंग वेदर पेमेंट इज फुल और। कंपनी ने बताना है रजिस्ट्रार को, ए रजिस्ट्रार मेरे को पहचानते हो? रजिस्ट्रार ने कहना है हाँ अभी 1.5 साल पहले तो तुम आए थे, 4 रजिस्टर करवा के गए थे। हमने कहा बस अब उस चार्ज को खत्म करने की बारी आ गई, हमने लोन पे कर दिया। कंपनी जाके रजिस्ट्रार को क्या बोली, हमने लोन पे कर दिया, हमने लोन पे और पूरे का पूरा लोन पे कर दिया। क्या बैंक फौरी तौर पे चार्ज को डी रजिस्टर कर दे? बैंक कहेगा भैया पहले दूसरी पार्टी से तो पूछ लूं, क्या करूं? बैंक को जब कंपनी देखे, जब कंपनी लोन पे कर देगी बैंक को, तो फिर कंपनी ने भागा भागा किसके पास जाना है, रजिस्ट्रार के पास जाके क्या बोलेगी, लोन पे कर दिया। रजिस्ट्रार उसे क्या फौरन रजिस्टर कर लेगा? वेरीफाई कैसे करेगा? बैंक से पूछेगा, बैंक को लेटर लिखेगा, ए बैंक तेरे पास 14 दिन का टाइम है, तेरी पार्टी आ गई, उसने आके कहा लोन पे कर दिया, तुम बताओ आपके हिसाब से लोन पे कर दिया कि नहीं? 14 दिन के अंदर जवाब दो, अगर 14 दिन के अंदर जवाब नहीं आया ना तो हम समझेंगे लोन सेटल हो गया, हम फिर इसका चार्ज खत्म करने लगे हैं। अब बैंक के पास लेटर पहुंचा, बैंक ने कितने दिन में जवाब देना है? विद इन 14 days। अगर बैंक कोई एतराज नहीं उठाता तो क्या होगा? 14 days के बाद चार्ज रिलीज हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर बैंक ने एतराज उठाया, उसे कहा सर जी लोन तो इन्होंने वापस कर दिया है, इंटरेस्ट देना भूल गया है, वो अभी 3 मिलियन पेंडिंग है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर रजिस्ट्रार के पास 2 ऑप्शन, अगर तो रजिस्ट्रार के पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, रजिस्ट्रार चार्ज को रिलीज कर देगा, अपनी किताबों से उसको 0 कर देगा। लेकिन अगर रजिस्ट्रार के पास एतराज आता है बैंक का, फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा? अपनी किताबों में लिखेगा कि बैंक ने ये एतराज किया है, कंपनी को कहेगा सर जी आपने अपनी तरफ से पेमेंट कर दी है लेकिन बैंक को एतराज है, जाके उसको एग्री करे, फिर मैं चार्ज रिमूव करूंगा वरना नहीं करूंगा। ठीक है, ये समझ आ गया? क्या आपके ख्याल में रजिस्ट्रार को बैंक को कम्युनिकेशन करनी चाहिए कि नहीं सेटिस्फैक्शन के वक्त? करनी चाहिए। क्यों? बैंक बताना चाहिए ना, दोनों वो पेमेंट किए बगैर जाके रजिस्टर करा ले। हाँ, एक केस ऐसा है जिसमें रजिस्ट्रार बैंक को एनओसी के लिए लेटर नहीं लिखेगा। वो ये केस है कि जब कंपनी पेमेंट करने के बाद बैंक से कहे भैया अपने लेटर हेड पे हमें लिख के दो कि आपने सारे पैसे वसूल पाए हैं और कोई भी पैसे वापस नहीं है, ये एक तरह से एनओसी लेटर होता है। अगर कंपनी लोन की रीपेमेंट करने के बाद बैंक से एनओसी लेटर ले ले और अपनी जो इंटीमेशन है पेमेंट की उसके साथ ही एनओसी लेटर अटैच कर दे, तो रजिस्ट्रार को पता चल जाता है बैंक की तरफ से इजाजत मिल गई है। फिर रजिस्ट्रार 14 डेज का नोटिस बैंक को इशू नहीं करेगा, वरना नॉर्मल हालात में क्या होता है? करता है। ये बात समझ आए? ओके। अच्छा, अगर कोई भी आखिरी कंसेप्ट, सॉरी कंसेप्ट का है, चार्ज कितने अरसे में रजिस्टर करवाना है और पेमेंट कितने अरसे में? वो भी 30 दिन में।
नहीं, पेमेंट करने के बाद लोन की पेमेंट कर दी, अब रजिस्ट्रार के पास जाके चार्ज को रिलीज करवाना है, वो कितने अरसे में? क्या 30 दिन गुजर जाए फिर चार्ज की रजिस्ट्रेशन हो सकती है कि नहीं? पेमेंट एडिशनल फीस पे करना पड़ेगी, हो सकती है, हो सकती है। लेकिन अगर चार्ज रजिस्टर नहीं करवाते तो स्टेटस क्या हो जाएगा? अनसिक्योर्ड, वाइड अगेंस्ट लिक्विडेटर एंड क्रेडिटर। ये हो गया। अच्छा, रजिस्ट्रार को ना एक स्पेशल पावर है, रजिस्ट्रार के पास स्पेशल पावर है। क्या पावर है? कि रजिस्ट्रार टीवी देख रहा था, उधर उसे पता चला कि कंपनी ने एक तकरीब की, उस तकरीब के अंदर बैंक को बुलाया और बैंक को पैसा लोन अदा कर दिया। क्या हुआ? रजिस्ट्रार टीवी चैनल देख रहा था, उसमें क्या हुआ? कंपनी ने बैंक को लोन तकरीब हो रही थी उसमें। रजिस्ट्रार ने कहा अच्छा, अब ये मेरे पास आएगा कल, परसों, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, और आके मुझे कहेगा क्या? कंपनी आएगी मेरे पास, आगे क्या कहेगी? तो क्यों ना मैं अभी रिलीज कर दूं। अगर रजिस्ट्रार को सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस मिल जाए कि लोन रीपे हो गया है, या डेट सेटल हो गया है, या प्रॉपर्टी अब कंपनी की नहीं रही, बेच-बुझ दी हो जाए, कुछ भी हो, अगर रजिस्ट्रार को यह साबित हो जाए तो रजिस्ट्रार खुद से ही सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर कर सकता है ना जी बात? रजिस्ट्रार खुद से ही सेटिस्फैक्शन को, कुछ बात समझ आई? कोई बात समझ नहीं आई आपको? शुरू से बताना पड़ेगा। शुरू से क्या? पहले बताइए, शुरू से शुरू करें। कौन कौन से प्लेज, मॉर्गेज और चार्जेस रजिस्टर करना रिक्वायर्ड है? सारे। सुभान अल्लाह। ये बात, रजिस्टर करवाने का प्रोसेस क्या है? स्टेप नंबर 1, रजिस्ट्रार के पास गए, फॉर्म फिल किया, बेसिक इंफॉर्मेशन उसमें एंटर की, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट की कॉपी साथ लगाई, वेरिफिकेशन करवाई, 30 दिन के अंदर सारा काम किया। ये रजिस्ट्रार ने जब डॉक्यूमेंट पूरे हो गए, फॉर्मेलिटीज, सर्टिफाई कर दिया उसको। ये हो गया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। इसके बाद अगली स्टेज कौन सी आती है? सेटिस्फैक्शन यानी पेमेंट, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन या मॉडिफिकेशन का क्या प्रोसेस है? मॉडिफिकेशन का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज होना। प्रोसेस क्या है? सेम। जब एग्रीमेंट में चेंज आया, उस चेंज वाले एग्रीमेंट को रजिस्ट्रार को जमा करवाना है, 30 दिन के अंदर जमा करवाना है, चेंज की कॉपी के साथ, इंस्ट्रूमेंट की कॉपी के साथ। रजिस्ट्रार उस चेंज को भी रजिस्टर कर देगा। यह है मॉडिफिकेशन। अगर मॉडिफिकेशन नहीं हुई, पेमेंट हुई है। सेटिस्फैक्शन का क्या प्रोसीजर है? कंपनी बागी 30 दिन के अंदर जाएगी रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार को क्या बोलेगी? लोन पे कर दिया, पार्शली या फुली, दोनों केसेस में से। रजिस्ट्रार कहेगा अच्छा इधर ही खड़े रहो, अभी घर नहीं जाना, मैं भी लेटर लिख लूं। रजिस्ट्रार किसको लेटर लिखेगा? बैंक को। क्या लिखेगा? क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है कि नहीं, इतराज है कि नहीं? बैंक या तो इतराज, ऑब्जेक्शन रेज करेगा या नहीं करेगा। अगर रेज नहीं किया तो चार्ज सेटिस्फाई करके रिलीज कर दिया जाएगा। अगर बैंक ने इतराज किया तो रजिस्ट्रार उस इतराज को नोट करेगा और कंपनी से कहेगा भैया को तुम्हारा चार्ज रिलीज नहीं हो रहा, जाके बैंक को राजी करो। ठीक है? क्या एनओसी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कंपनी आई लेकिन रजिस्ट्रार ने बैंक को एनओसी इशू नहीं किया? वो किस केस में? जब एनओसी कंपनी बैंक से साथ लेके खुद आए, साथ लेके खुद आए, तब कंपनी प्रॉपर्टी में ना पहले ये ऑप्शन हुआ करते, थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो गया कि अगर किसी पर्सन ने प्रॉपर्टी बेची है ना,
तो वो खुद जाके ऑफिस में रजिस्ट्री सारी प्रोसेस कंप्लीट करवाता था। लेकिन बाज़ औक़ात होता है अगर किसी वजह से ना आ सके, जैसे बीमार हो, बहुत ज़्यादा एजिड हो, तो वो क्या होता था, एक एनओसी फॉर्म होता था जिसमें वो कहता था जी मैं बीमार हूँ, हाजिर नहीं हो सकता, लेकिन आप इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दें। ये उसी तरह का एनओसी है कि अगर बैंक कंपनी ने बैंक को लोन वापस किया तो उसी वक्त लिखवा लिया कि रजिस्ट्रेशन खत्म करवा लें चार्ज की, मुझे कोई इतराज नहीं। अगर वो एनओसी जो रजिस्ट्रार ने बैंक से मांगा था वो कंपनी खुद ही लेके आ जाए तो रजिस्ट्रार फिर बैंक को नोटिस इशू नहीं करेगा। डन। और लास्ट में स्पेशल पावर क्या थी कि सेटिस्फाई के लोन पे हो गया, सेटल हो गया है, प्रॉपर्टी कंपनी की नहीं है तो खुद ही खत्म कर सकता है। ना कंपनी आई उसके पास, ना बैंक आया उसके पास। तो बताइए दो केसेस कौन से हो गए? तीन केसेस पढ़ते थे, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन, रेक्टिफिकेशन। कौन से दो केस हो गए? बाकी कौन सा रह गया? रेक्टिफिकेशन। अगर मैं कहूं आपने पहले पढ़ा हुआ, यकीन तो नहीं करेंगे। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखिएगा, मुझे बताइए मॉडिफिकेशन जो है इसका मतलब क्या है? टर्म्स एग्री पहले ठीक हुई थी, बाद में दोनों पार्टियां चेंज। रेक्टिफिकेशन क्या है? जो रजिस्टर हुई, जो एग्री हुई थी, रजिस्टर और हो गई। आपको क्या लगता है ज्यादा सीवियर केस कौन सा है? रेक्टिफिकेशन में बात दिल्ली तक जाएगी, सॉरी इस्लामाबाद तक जाएगी। इस्लामाबाद में किसका ऑफिस है भला? अब सुने क्या होगा। रेक्टिफिकेशन, अगर कभी चार्ज की रजिस्ट्रेशन में गलती हो गई तो कौन अप्लाई करेगा? कंपनी भी अप्लाई कर सकती है, क्रेडिटर यानी बैंक भी अप्लाई कर सकता है, या कोई और पर्सन भी जैसे शेयर होल्डर। किसको अप्लाई करेंगे? यानी देखिए चार्ज की रेक्टिफिकेशन रजिस्ट्रार ही करेगा, लेकिन रेक्टिफिकेशन की इजाजत कौन देगा? इस तरह का कंसेप्ट पहले भी पढ़ा हुआ ना कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास था कि नहीं था? के रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में था? दोनों में था। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में था, सॉरी कि जब वो ऐसा बिजनेस चेंज करना है जिसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो। याद है कि नहीं? सेम कंसेप्ट इधर है, वही जो कंसेप्ट रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज होने का था, लगभग समझिए सेम कंसेप्ट यही है। किसको अप्लाई करना है? कौन अप्लाई कर सकता है? कंपनी, क्रेडिटर या कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जैसे शेयर होल्डर कि भैया चार्ज ठीक नहीं हुआ। किसको अप्लाई करना है? एससीसीपी को। ठीक है। और ये कंसेप्ट कब अप्लाई होगा? अगर तो आपने जो चार्ज या मॉडिफिकेशन 30 दिन में फाइल करना थी, 30 दिन में फाइल नहीं की तो डिले कर दिया। अब इसकी इजाजत 30 दिन के बाद, मुझे बताइए, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपने, चार्ज को रजिस्टर करना था 30 दिन में, नहीं करवाया, डिले हो गया, क्या अब रजिस्टर हो सकता है? लेकिन एससीसीपी से इजाजत लेनी पड़ेगी, एडिशनल फीस के साथ रजिस्टर करवा सकते हैं। तो पहला केस वो। दूसरा क्या? अगर रजिस्ट्रेशन में कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन या रॉन्ग इंफॉर्मेशन इंक्लूड हो गई, यानी इसका मतलब है ये जो प्रोसेस है ये रेक्टिफिकेशन के लिए भी है, लेट रजिस्ट्रेशन के लिए भी है। इसके साथ लिख दे लेट रजिस्ट्रेशन, लेट रजिस्ट्रेशन के लिए भी है। क्या करना है? एससीसीपी के पास जाना है, अप्लाई करना है। एससीसीपी देखेगा क्या मिस्टेक एक्सीडेंटल थी कि जानबूझ के की गई, क्या मिस्टेक से क्रेडिटर शेयर होल्डर को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, और अगर ये फेयर है तो फिर इसको अलाउ कर देगा। लगभग वही कंडीशंस हैं। ठीक है। राइट्स ऑफ, याद है, राइट्स ऑफ क्रेडिटर और शेयर होल्डर्स, और देखेगा इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल। तो फिर कमीशन ऑर्डर इशू करेगा। क्या ऑर्डर इशू कर सकता है? अगर लेट फाइलिंग है तो ऑर्डर इशू करेगा टाइम एक्सटेंड कर दो, 30 के बजाय 60 दिन दे दिए,
गलती है तो ऑर्डर इशू करेगा रजिस्ट्रार को क्या कि इसको सही कर दो। अगर कोई पेनल्टी वगैरह पे करनी है तो उसका भी ऑर्डर कर देगा। और फिर जब ये सर्टिफाइड कॉपी रजिस्ट्रार के पास पहुंचेगी तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, शेयर कर लेगा। और सेम यही इफेक्ट ऑन प्रीवियस राइट्स, अगर लेट रजिस्ट्रेशन हुई या गलत रजिस्ट्रेशन हुई तो ऑलरेडी जो लोग रजिस्टर हो चुके हैं उनका राइट इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। ये बता, याद है ना, ये वही कंसेप्ट जो अभी बताया था, ये वाला। अगर आपने लेट रजिस्ट्रेशन करवाई तो जो लोग पहले टाइमली रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उनके राइट्स इफेक्ट नहीं होंगे। बात पता चलेगा कुछ समझ। रजिस्टर कैसे किया, 4 कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं इसमें। जब कभी इस चैप्टर को रिवाइज करना है 4 कंसेप्ट लाजमी, बाकी सिर्फ रीडिंग का काम है। 4 कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट कौन सा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कौन सा है। दूसरा क्या, मॉडिफिकेशन का प्रोसेस। तीसरा सेटिस्फैक्शन का प्रोसेस। चौथा रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस। 4 प्रोसेस याद रख लेंगे, लेक्चर पार, ये चैप्टर पार है इंशाल्लाह। बाकी छोटा छोटा कंसेप्ट एक एक 2-2 लाइन के है। पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टी हो तो क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑलरेडी अंडर, एक एक लाइन का कंसेप्ट है। अच्छा मुझे बताइए, ये छोटा सा कंसेप्ट अभी पढ़ना है कि कल पढ़ना है। नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हर कंपनी अपने पास जितने भी चार्ज क्रिएट किए हैं उसका रिकॉर्ड रखेगी, खत्म बात। क्या हुआ भला, नहीं अब नहीं करवाना, कल करवाओ, अब नहीं करवाना है। नहीं, एक मिनट हरे, कितने स्टूडेंट्स को अभी जो हमने 3 केसेस पढ़े हैं, मॉडिफिकेशन के, सेटिस्फैक्शन के, रेक्टिफिकेशन के, ये समझ आए हैं, समझ आ गए। और कितने स्टूडेंट ये चाहते हैं कि छोटा सा ये जो कंसेप्ट है ये खत्म कर दिया जाए। कितने स्टूडेंट कहते हैं नहीं आज नहीं कल करें, ज्यादा स्टूडेंट कह रहे हैं कल करेंगे, ओवरबर्डन है। कोई बात नहीं, अच्छी बात नहीं। नहीं कल का मतलब संडे को, कल की क्लास, क्योंकि 19 तारीख को आपको फ्री करना है ना, 19 तारीख, तो एक आधी एक्स्ट्रा क्लास आपने इजाजत दी है। हाँ टाइमिंग सुबह नहीं, सुबह तो स्कूल से आप सारे पढ़ेंगे, जोहर के बाद कर लेते हैं, 2:15 बजे। कल 2:15 बजे इसी जगह क्लास होगी। अगर आप किसी वजह से ना आ पाए तो YouTube पे लेक्चर अपलोड हो जाएगा। कितने घंटे की ये तकरीबन समझ, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे। इसमें हल्का सा आपने दोपहर का खाना खा के आना है, हल्का सा मनोरंजन का इंतजाम कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। आज का बिरयानी का नहीं, खाना खा के आना, चाय पानी का इंतजाम कर देंगे। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।